वेलकम टू शुक्ला स्टडी पॉइंट। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल शुक्ला स्टडी पॉइंट में। मैं शिवम शुक्ला आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। कल की वीडियो में आप लोगों ने देखा होगा बीए सेकंड सेमेस्टर इंग्लिश लिटरेचर के बारे में हमने चर्चा करा था, जिसमें रीडिंग्स इन इंग्लिश पोएट्री के बारे में पढ़ना था। और जब आप बीए सेकंड सेमेस्टर में होते हैं तो आपको रीडिंग्स इन इंग्लिश पोएट्री ही पढ़नी होती है। ऑब्जेक्टिव टाइप की परीक्षाएं हो रही, उसी के चलते मैंने सोचा था कि आपको कुछ दिया जाए। आप लोगों ने लगातार इतने कमेंट किए थे कि एक प्रकार से मुझे इंग्लिश आती है नहीं, लेकिन फिर भी जो है आप लोगों का प्रेम है, जो कि एक प्रकार से आपने कहा कि भाई प्रश्नों को बना दीजिए सर जी, जो कि इम्पोर्टेंट हैं। तो उन्हीं प्रश्नों को मैं आपके समक्ष लेकर के प्रस्तुत था। कल आप लोगों ने लगभग 5 स्लाइड की वीडियोस को देखा था। लगभग आपने जो है 35-36 प्रश्न है, 40-45 प्रश्न आप लोगों ने देखा था इंग्लिश के। और उसी से आगे थोड़ा सा हम बढ़ेंगे और चीज़ों को जानने का प्रयास करेंगे। ठीक है, आइए चर्चा करने का प्रयास करते हैं कि आखिरकार कौन कौन से प्रश्न जो है आपके बच रहे हैं। हालांकि हमने लगभग चर्चा कर लिया था, आधे मतलब जितने प्रश्न चर्चा हो चुके हैं लगभग उतने ही प्रश्न आपके और या उससे अधिक, उससे लगभग 10 या 11 प्रश्न या 12 प्रश्न अधिक ही होंगे, जिसके मतलब आज की वीडियो में जिसके बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। तो हम लोगों ने चर्चा कर लिया था, हमने अलेक्जेंडर पोप के बारे में मैं आपको बता रहा था, अलेक्जेंडर पोप के बारे में मैंने बता रहा था, ये सब हो गया था। ठीक है, ये देखिए ये वाला हो गया था। यहाँ पर मैं ये लास्ट प्रश्न हमने बताया था, विच ऑफ द फॉलोइंग पोएम्स इज़ पोप्स मास्टरपीस, यानी कि उनकी कौन सी पोएम, जो अलेक्जेंडर पोप की कौन सी रचना है जो कि मास्टरपीस है। उनकी मास्टरपीस मतलब एक प्रकार से उनकी उत्कृष्ट करती है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग पोएम्स इज़ पोप्स मास्टरपीस, तो वो है द रेप ऑफ द लॉक। ऑप्शन नंबर ए में दिया था। तो यहाँ तक लगभग मेरे हिसाब से हो चुका है। ठीक है, बिल्कुल। अब आगे के जो प्रश्न होंगे उन पर हम चर्चा करने का प्रयास करेंगे। आइए थोड़ा सा जानने का प्रयास करते हैं कि कौन कौन से प्रश्न आपके और इम्पोर्टेंट है। तो बीए सेकंड सेमेस्टर के छात्र छात्राओं के लिए इंग्लिश लिटरेचर अगर आपका है, पेपर 1 पेपर 2 दोनों को इसी वीडियो के माध्यम से समाहित करने का प्रयास किया जा रहा है। आगे देखिए, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, सभी लोग देखने का प्रयास करेंगे। प्रश्न अगला है, अगला प्रश्न क्या है भाई, फटाफट से देखिएगा। प्रश्न है, इनटू हाउ मेनी पार्ट्स is is the poem essays on man divided इन। अच्छा, essays on man divided जो पुस्तक है या जो कविता है, इसके लेखक हैं अलेक्जेंडर पोप। ठीक है, अलेक्जेंडर पोप जो हैं ये essays on man divided पुस्तक के लेखक हैं। ठीक है, ओके, ये बात ध्यान रखिएगा। तो प्रश्न यहाँ पर पूछा जा रहा है कि जो essays on मतलब कि जो पोएम है essays on man divided, ये पोएम जो है खास करके कविता को मतलब इस कविता को कितने भागों में बांटा गया पूछा जा रहा है। हाउ मेनी पार्ट्स इज़ द पोएम essays on man। essays on man जो कविता है इसको डिवाइडेड मतलब कितने भागों में बांटा गया है, ये आपसे यहाँ पर पूछा जा रहा है। 2 पार्ट्स में, 3 पार्ट्स में, 5 पार्ट्स में या 4 पार्ट्स में। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, 4 पार्ट्स। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न थोड़ा सा कम दिखाई पड़ रहा होगा आपको, लेकिन मैं पढ़ रहा हूँ तो आप लोग सुनेंगे। प्रश्न अगला है आपका, द essays on man इज रिटन इन द फॉर्म ऑफ डैश डैश दिया है आगे, इसका मतलब उसी में भरना है। तो आपसे प्रश्न पह रहा है कि द essays on man इज रिटन इन द पोएम ऑफ, मतलब ये एक प्रकार से किस शैली में लिखा गया है, या एक प्रकार से पूछा ही गया किस शैली में लिखा गया। ये essays on man जो है ये रिटन इन द फॉर्म ऑफ मतलब किस शैली में लिखा गया है। डायलॉग्स है ये एक प्रकार का, या शॉर्ट लिरिक्स है, या एपिस्टाइल्स है, या फिर जो है सरमोन्स है। तो देखिए, डायलॉग्स मतलब होता है संवाद शैली में लिखा होना, शॉर्ट लिरिक्स का मतलब होता है लघु गीतात्मक रचना, एपिस्टाइल्स माने होता है पत्र वगैरह की भाषा, और सरमोन्स माने होता है उपदेशात्मक भाषा का प्रयोग। तो essays on man जो है ये जो किस फॉर्म में है भाई, तो ये जो है खास करके पत्राचार के फॉर्म में, एपिस्टाइल्स के फॉर्म में। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। अगला प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है, द essays on man यानी दो जो रचना है अलेक्जेंडर पोप की, द essay on man इज़ एड्रेस्ड टू मतलब ये किसको संबोधित करती है। तो ये संबोधित करती है लॉर्ड बोलिंग्ब्रोक। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, लॉर्ड बोलिंग्ब्रोक। ये जो है इन्हीं को एड्रेस है कविता मतलब कि संबोधित करते हुए लिखी गई द essays ऑफ मैन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे बन सकता है, द प्रेजेंट
एक्सट्रैक्ट ऑफ द पोएम इज़ टेकन फ्रॉम। बताएं, प्रश्न आपसे कह रहा है, प्रश्न आपसे क्या कह रहा है भाई, फटाफट से आप देखने का प्रयास करेंगे, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे इसका करेक्ट आंसर क्या हो। कविता का वर्तमान उदाहरण बताएं, इनमें से कौन सा है। द प्रेजेंट एक्सट्रैक्ट ऑफ द पोएम इज़ टेकन फ्रॉम। बताएंगे सभी लोग, करेक्ट आंसर इसका क्या हो गया। बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए, ये जो है ऑप्शन नंबर ए एपिस्टाइल सेकंड, ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया, देखिएगा, द पोएम यसेज ऑन मैन डील्स विथ। प्रश्न आपसे कह रहा है जो यसेज एंड पोएम जो एक प्रकार से रचना है, ये एक प्रकार से किसके साथ एक प्रकार से संबंध स्थापित करती है, किस टाइप की। तो द पोएम यसेज ऑन मैन डील्स विथ, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी होगा, यानी कि मैंस रिलेशन टू हिमसेल्फ, मैंस रिलेशन टू हिमसेल्फ। ठीक है, ये डील इसके साथ एक प्रकार से क्या करती है, ये संबंधों को बताती है। मैन एक आदमी और उसके आत्म व्यक्तित्व के बारे में जानकारी देती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिएगा। अगला प्रश्न, अकॉर्डिंग टू पोप, यानी कि अलेक्जेंडर पोप के अनुसार, द प्रॉपर स्टडी ऑफ मैन काइंड इज़, मतलब दो प्रॉपर स्टडी है अर्थात किसकी, मैन काइंड की, मानव जाति की, खास करके या मानव के प्रकारों की। तो मानव जाति का जो समुचित अध्ययन है खास करके उस इनके अकॉर्डिंग बताएं, अलेक्जेंडर पोप के अकॉर्डिंग, यूनिवर्स या गॉड या मैन या नेचर। तो करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि मैन। अकॉर्डिंग टू पोप द प्रॉपर स्टडी ऑफ मैन काइंड इज़ मैन। अगर आपको मैन काइंड के बारे में जानना है तो आप मैन का अध्ययन एक प्रकार से, इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, पोप्स पोइट्री इज़ द पोइट्री ऑफ, मतलब जो अलेक्जेंडर पोप की पोइट्री है, कविता है, वो किस प्रकार की कविता है, वो जो है वो स्पिरिचुअल लाइफ से रिलेटेड कविता ज़्यादा रही है। ओके, स्पिरिचुअल लाइफ से रिलेटेड इनकी कविता ये ज़्यादा रही है। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है शुक्ला स्टडी पॉइंट में। आप सभी लोग वीडियो को लाइक और शेयर करते रहें ताकि इसी प्रकार से आपको और भी वीडियोस मिलती रहें। ठीक है, आगे देखिएगा अगला प्रश्न, इसका जो पहला पार्ट है वो कल की वीडियो में आप लोगों ने देखा होगा, यह सेकंड पार्ट है। देखिए अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, हु इज़ द पोएट ऑफ एन एल्गी रिटन इन अ कंट्री चर्चयार्ड। प्रश्न आपसे कह रहा है कि जो एन एल्गी रिटन इन अ कंट्री चर्चयार्ड जो पुस्तक है, इस पुस्तक को लिखने वाले जो पोएट हैं यानी कवि हैं वो कौन है, वही आपसे पूछा, हु इज़ द पोएट, वह कवि कौन है जिन्होंने रचना लिखी है, कौन सी, एन एल्गी रिटन इन अ कंट्री चर्चयार्ड। तो इस कविता को लिखने वाले जो विद्वान हैं उनका नाम है थॉमस ग्रे। थॉमस ग्रे ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर में दिए, करेक्ट आंसर हो जाएगा। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, परीक्षा में आपसे पूछा जा सकता है। अगला प्रश्न, थॉमस ग्रे बिलोंग्ड टू, मतलब थॉमस ग्रे संबंधित हैं इनमें से किस एज से, न्यू क्लासिकल एज से या ट्रांसिशनल एज से या रोमांटिक एज से या विक्टोरियन एज से। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा बिल्कुल ये ट्रांजिशनल एज से संबंधित हैं थॉमस ग्रे। ऑप्शन नंबर बी लगा दीजिए, करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिएगा, एन एल्गी इज़ अ पोयम रिटन टू, मतलब प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है किसी की मृत्यु पर शोक, मतलब कि ये प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि एन एल्गी इज़ पोयम रिटन टू, मतलब ये जो पोयम लिखा गया है खास करके थॉमस ग्रे का एन एल्गी, ये पोयम जो है वो किस टाइप का है, रिटन पोयम जो लिखा गया ये। तो ये इनमें चार ऑप्शन देखें, टू प्राइज द पुअर या मॉर्न द डेथ ऑफ समवन या टू ग्लोरीफाई द किंग या नन ऑफ दीज। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, यानी मॉर्न द डेथ ऑफ समवन, मतलब कि किसी की मृत्यु पर शोक के मानक पर एक प्रकार से लिखी गई है रचना एन एल्गी। ओके, एन एल्गी रिटन इन अ कंट्री चर्चयार्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, व्हेन वाज द प्रेजेंट एल्गी पब्लिश्ड, यानी जो प्रेजेंट एल्गी मतलब थॉमस ग्रे के द्वारा जो लिखी गई एल्गी है, एन एल्गी रिटन इन आ, मतलब कि इनमें से जो लिखी गई एक प्रकार से जो रचना है इनकी, एन एल्गी रिटन इन आ कंट्री चर्चयार्ड, तो ये रचना जो है थॉमस ग्रे की ही है
और इसी रचना का प्रकाशन कब हुआ, पब्लिश्ड कब हुई ये रचना, यही यहाँ पर आपसे प्रश्न पूछा जा रहा है। तो उसको एक प्रकार से लिखा है किसने भाई, ए ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो गया। 1751 में इसका प्रकाशन हुआ। थॉमस ग्रे की रचना है एन एलगी। ओके, ये बात ध्यान रखिएगा। तो एन एलगी को किसने लिखा है, जो कि एक कंट्री चर्चयार्ड से रिलेटेड है। तो ऐसा आप जान सकते हैं किसने लिखा भाई, वो थॉमस ग्रे ने लिखा है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन से आप देखिएगा एन एलगी। नेक्स्ट क्वेश्चन से आप देखिएगा, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। अगला प्रश्न आप देखिएगा, हु इज़ प्रोटेंस। प्रश्न इंपॉर्टेंट है ये, एक प्रकार से आगे बढ़ते थोड़ा सा और जानने का प्रयास करते हैं कि आखिरकार और कौन कौन से प्रश्न हैं जो कि आपकी परीक्षा में पूछे जा सकते हैं, और देखेंगे हु इज़ प्रोटेंस, अ सी या अ सी नाइम्फ या अ सी मॉन्स्टर या अ सी जो है, यहाँ पर थोड़ा सा दिखाई कम पड़ रहा है, मैं इसको थोड़ा सा देख करके बताता हूँ। बिल्कुल, आ सी रेपिटाइल या फिर आ सी वीड। तो एक प्रकार से जो पोटियस है, पोटियस यहाँ पर लिखा है, प्रोटेंस गलत लिखा है, यहाँ पर प्रोटियस लिखा है, ई यू एस लिखा है, देख लीजिएगा यहाँ पर PROTEUS, प्रोटियस। तो प्रश्न आपसे कह रहा है, वही मैं सोच रहा हूँ क्या है, हु इज़ प्रोटियस, मतलब प्रोटियस इनमें से कौन है। तो वो एक समुद्री राक्षसी मतलब प्रवृत्ति का, मतलब कि आ सी मॉन्स्टर, मतलब समुद्री राक्षस। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, विच collection of poems was first published by William Wordsworth in collaboration with कोलराइज, यानी कि कोलराइज। मतलब प्रश्न आपसे कह रहा है कि कौन सा कलेक्शन जो है पोएम्स का, मतलब कि कौन सा कविता संग्रह या काव्य संग्रह वाज फर्स्ट पब्लिश, पहली बार प्रकाशित हुआ बाय वर्ड्सवर्थ के द्वारा, इन कोलाबरेशन मतलब किसके सहयोग से, किसके साथ में। एक प्रकार से विलियम वर्ड्सवर्थ का जो पहला काव्य संग्रह प्रकाशित हुआ था वो कोलरिज और वर्ड्सवर्थ, विलियम वर्ड्सवर्थ और कोलरिज महोदय के कोलाबरेशन मतलब सहयोग से प्रकाशित हुई थी। उसी रचना के बारे में पूछा जा रहा है। तो वो रचना है लिरिकल ब्लेड्स। ठीक है, लिरिकल ब्लेड्स जो है ये रचना है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, देखेंगे व्हाट इज़ द थीम ऑफ हिज सोनेट, द वर्ल्ड इज़ टू मच विथ अस, ट्रू लव, लव ऑफ नेचर, या अगलीनेस ऑफ मेटेरियलिज्म, या फिर द मोरल फॉल ऑफ मैन। बताएं करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा। व्हाट इज़ द थीम ऑफ हिज सोनेट, मतलब इस सोनेट का, इस सोनेट मतलब जो सोनेट मैं आपको अभी बता रहा था, कौन सा सोनेट है भाई, एन एलगी बोलो, एन एलगी तो थॉमस ग्रे की है। विलियम शेक्सपियर की जो रचना है, विलियम वर्ड्सवर्थ की जो रचना है वो, ठीक है, यानी कि गेटिंग एंड स्पेंडिंग। एक मिनट, इनकी कौन सी रचना आपकी संकलित है, विलियम वर्ड्सवर्थ की कौन सी रचना आपके पाठ्यक्रम में संकलित है भाई। कुछ सानट संकलित है इनका। आपको बता दूं जॉन मिल्टन की जो रचना संकलित है वो ऑन हिज ब्लाइंडनेस है। जॉन डन की है प्रेजेंस इन एब्सेंस, ठीक है। अलेक्जेंडर पोप की रचना है एसेज ऑन मैन, ये सब ध्यान रखेंगे, ऑब्जेक्टिव में प्रश्न बन सकता है। विलियम शेक्सपियर की रचना है लेट मी नॉट टू द मायरीज ऑफ ट्रू माइंड्स, सोनेट नंबर 116 आपके पाठ्यक्रम में संकलित है, ठीक है। थॉमस ग्रे की जो रचना है वो है एलगी रिटन इन अ कंट्री चर्चयार्ड, ये रचना थॉमस ग्रे की है। इसके अलावा विलियम वर्ड्सवर्थ की जो रचना है वो है द वर्ल्ड इज़ टू मच विथ अस। तो विलियम वर्ड्सवर्थ की रचना यही है, कौन सी, द वर्ल्ड इज़ टू मच विथ अस। ये रचना जो है यहाँ पर आप देख रहे हैं, ये व्हाट इज़ द थीम ऑफ हिज सोनेट, द वर्ल्ड इज़ टू मच विथ अस, ये जो रचना लिखी हुई है यही रचना है विलियम वर्ड्सवर्थ की। ये सोनेट जो है इसकी थीम क्या है, इसका मुख्य विषय क्या है, प्रश्न यही पूछा जा रहा है। हालांकि और जान लीजिए अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन की रचना है ब्रेक ब्रेक ब्रेक, आपके पाठ्यक्रम में संकलित है। जॉन कीट्स की रचना है ओड ऑन ए ग्रेसियन अर्न, जॉन कीट्स की रचना संकलित है। एलिजाबेथ बैरेट की रचना है हाउ डू आई लव थी, और इसके अलावा मैथ्यू अर्नाल्ड की रचना है डोवर बीच। रॉबर्ट ब्रॉबिंग की रचना है माई लास्ट डचेस। टी.एस. एलियट की रचना है आपके पाठ्यक्रम में संकलित द लव सॉन्ग ऑफ जे अल्फ्रेड प्रूफॉक। W.B. यीट्स की रचना है द लेक आइल ऑफ इनिस्फ्री, और जो है फिलिप्स लार्किन की जो रचना आपके पाठ्यक्रम में संकलित है वो है चर्च गोइंग।
तो ये सब आपके रचना मतलब की जो रचनाएं आपके पाठ्यक्रम में संकलित है। ठीक है, तो विलियम वर्ड्सवर्थ की रचना कौन सी है? द वर्ल्ड इज़ टू मच विथ अस। और इस रचना की मुख्य थीम क्या है? प्रश्न यही आपसे पूछा जा रहा है, मुख्य थीम क्या है इस अच्छा, वो जो वर्ड्सवर्थ है ये किस युग से रिलेटेड है भैया अंग्रेजी के? तो ये रोमांटिक एज से रिलेटेड है, ये बात आप ध्यान रखिएगा। और ये एक प्रकार से आ पोएट ऑफ नेचर, ये एक प्रकार से नेचर के पोएट है, प्रकृति के पोएट है, ये बात थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। ओके, तो यहाँ पर प्रश्न क्या है? प्रश्न आपसे कह रहा है कि ये जो थे इसकी थीम क्या है, मुख्य विषय क्या है इस रचना की? तो इस रचना की मुख्य विषय है अगलीनेस ऑफ मैटरलिज्म। मतलब कि अगलीनेस मतलब होता है कुरूपता, और मैटरलिज्म मतलब होता है भौतिकवाद। तो भौतिकवाद की जो कुरूपता है उस वही थीम है द वर्ल्ड इज़ टू मच विथ अस की। ठीक है, तो उसी थीम के बारे में पूछा, ऑप्शन नंबर सी लगा देंगे। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। विच वर्स फ्रॉम इज यूज्ड इन द पोएम द वर्ल्ड इज टू मच विथ अस। प्रश्न आपसे कह रहा है, प्रश्न आपसे क्या कह रहा है भैया? प्रश्न आपसे कह रहा है कि जो है विच वर्स फ्रॉम मतलब कौन सा जो रचना है या पद्य रूप है, फॉर्म है पद्य का, इज़ यूज्ड इन द पोएम मतलब कि जो कविता में यूज होता है हुआ है द वर्ल्ड इज़ टू मच विथ अस में। मतलब जो रचना है विलियम वर्ड्सवर्थ की, उस रचना में काव्य के किस रूप का प्रयोग होता है? ओड का, बैलेड का, या सॉनेट का, या एलेगोरी का? तो इसमें जो प्रयोग हुआ है वो हुआ है सॉनेट का। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा। आगे देखा जाए, हाँ यही तो पहुँचे थे बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, तो ये हो गया। अगला प्रश्न आप देखिएगा। विच फिगर ऑफ स्पीच डज द फॉलोइंग लाइन हैव? द सी दैट वेरस हर बोसोम टू द मून। आपसे प्रश्न कह रहा है विच फिगर ऑफ स्पीच मतलब कि इनमें कौन सा अलंकार है इन पंक्तियों में? तो इन पंक्तियों में जो अलंकार है, अगर अलंकार की बात की जाए तो अलंकार पड़ेगा पर्सोनिफिकेशन। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिएगा। हु इज़ द ऑथर ऑफ ओड ऑन अ ग्रेसियन अर्न? ओड एंड ऑन अ ग्रेसियन अर्न जो पुस्तक है या जो कविता है, इसके आथर कौन है? इसके आथर है जॉन कीट्स। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। व्हेन वाज ओड ऑन अ ग्रेसियन अर्न रिटन? ये कब लिखी गई रचना भाई? ओड ऑन अ ग्रेसियन अर्न जो रचना है ये कब लिखी गई? तो ये 1819 में लिखी गई। अच्छा, यही रचना जो है प्रकाशित कब हुई, पब्लिश कब हुई? व्हेन वाज ओड ऑन अ ग्रेसियन अर्न जो रचना है पब्लिश कब हुई? तो ये रचना जो पब्लिश हुई है ये 1820 में पब्लिश हुई, 1819 में लिखी गई थी, एक साल बाद में पब्लिश हुई। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आप देखिएगा। हु हैड इंट्रोड्यूस्ड द अर्न टू कीट्स? प्रश्न आपसे कह रहा है हु हैड इंट्रोड्यूस्ड मतलब आप परिचय करवाएं किसका? अर्न टू मतलब कि अर्न टू कीट्स मतलब जॉन कीट्स ने अर्न का परिचय किससे करवाया, ऐसा प्रश्न यहाँ पर है। तो ये ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। मतलब कीट्स को हु हैड इंट्रोड्यूस्ड द अर्न टू कीट्स मतलब जो अर्न है यू आर एन वो कीट्स से किसने मतलब मिलवाया, ये प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है। तो कीट्स को अर्न किसने दिया था या ऐसा प्रश्न, तो फटाफट इसका बताने का प्रयास करेंगे। तो इसका करेक्ट आंसर होगा हेडन। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द अर्न रिप्रेजेंट कल्चर? अर्न जो है वो किस कल्चर को रिप्रेजेंट करता है? तो वो करता है ग्रीक कल्चर को। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द अर्न बिलोंग टू? अर्न जो है एक प्रकार से वो संबंधित है या बिलोंग करता है या एक प्रकार से बताएं तो लॉर्ड हॉलैंड। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, सभी लोग देखने का प्रयास करेंगे, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, देखेंगे। हु इज़ जो है अनराइज्ड ब्राइड इन द पोएम
यानी कि प्रश्न आपसे कर रहा है, प्रश्न आपसे कह रहा है कि कविता में अविवाहित दुल्हन कौन है। तो इनमें से करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, द अर्न। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। व्हाट डज द वर्ड सेलन मीन, यानी सेल्वन, सेल्वन मीन, तो सेल्वन का क्या अर्थ है। तो रूरल। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, रूरल सेल्वन मतलब, सॉरी। नेक्स्ट प्रश्न है व्हाट इज़ टेम्पे, मतलब टेम्प क्या है। तो टेम्प क्या है भाई, टेम्प जो है वो बेल इन थिसली, बेल इन थिसली ऑप्शन नंबर डी में दिया है, वो टेम्प है। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है व्हाट इज़ आर्केडी, आर्केडी क्या है। तो आर्केडी जो है ऑप्शन नंबर बी में दिया है, एन आइडियल पास्टोरल कंट्री इन क्लासिकल लिटरेचर। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा। आगे देखिएगा, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से देखेंगे। हु रोट द पोएम ब्रेक ब्रेक ब्रेक, ब्रेक 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 रचना जो है किसकी है। तो ये रचना है जो है अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन की। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा, टेनिसन। अगला प्रश्न, टेनिसन वाज द रिप्रेजेंटेटिव पोएट ऑफ, तो ये किस युग के प्रतिनिधि कवि हैं। तो ये विक्टोरियन एज के प्रतिनिधि कवि माने जाते हैं, रिचर्ड टेनिसन, मतलब अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन। अगला प्रश्न है द पोएम ब्रेक 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 इज, तो वो क्या है, एक सॉन्ग है, एलगी है, या ओड है, या फिर जो है डायर है, बताएं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, एन एलगी, वो एक एलगी है, ठीक है। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आप देखिएगा, हुज डेड, हुज डेथ इज मॉर्न्ड इन द पोएम। आपसे कह रहा है कि, प्रश्न कह रहा है, क्या कह रहा है भैया, कि कविता में किसकी मृत्यु पर जो है शोक व्यक्त किया गया है, बताएंगे। फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे, करेक्ट आंसर इसका क्या होगा आएगा। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सभी लोग बताएंगे। प्रश्न आपसे पूछा गया कविता में किसकी मृत्यु पर शोक व्यक्त किया गया है। तो कविता में जो है वो आर्थर हालम के मृत्यु पर शोक व्यक्त किया गया। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न आप देखिएगा, आर्थर हालम वाज टेनिसन, तो उनके फ्रेंड थे। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिएगा, व्हेन वाज द पोएम फर्स्ट पब्लिश, पहली बार इस पोएम का प्रकाशन कब हुआ, ब्रेक 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 का। तो ब्रेक 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 जो रचना है इसका जो पहली टाइम प्रकाशन हुआ 1842 में हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिएगा, वेयर डज टेनिसन, टेनिसन इमेजिन हिमसेल्फ इन द पोएम, मतलब आपसे कह रहा है कि कविता में टेनिसन स्वयं की कल्पना कहाँ पर करता है या कहाँ करता है, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, एट होम, अपने घर पर करता है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। चले बिल्कुल आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, द लेक आइल ऑफ इनिस्फ्री इज कंपोज्ड बाई, बताने का प्रयास करेंगे सभी लोग फटाफट से। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा भाई, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ख़ास करके ये प्रश्न, द लेक आइल ऑफ इनिस्फ्री इज कंपोज्ड बाई, मतलब ये रचना किसने, किसके द्वारा रचित है। द लेक आइल ऑफ इनिस्फ्री, तो इसको लिखा है किसने, W.B. ईट्स महोदय ने। ऑप्शन नंबर सी में दिया करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न, W.B. ईट्स वाज डैश पोएट, मतलब वो कैसे, वो कहाँ के पोएट थे, कहाँ के कवि थे। तो एक एन आयरिश पोएट। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न, द पोएम वाज पब्लिश्ड इन द वॉल्यूम इंटाइटल्ड, मतलब आपसे कह रहा है कि जो ये रचना है खास करके जो लिखी गई है, इसका टाइटल जो है उसके बारे में पूछा जा रहा है। तो इसका करेक्ट आंसर द रोज़, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका ए, द रोज़ इज़ राइट आंसर। अगला प्रश्न आप देखिएगा, व्हेन ईट्स रोट द प्रेजेंट पोएम ही वाज स्टेइंग इन, बताइए, मतलब कि प्रश्न कर रहा है कि जब ईट्स जो थे, मतलब W.B. ईट्स महोदय जो थे, जब ईट्स ने यह कविता लिखी, कौन सी कविता है, कविता है लेक आइल ऑफ इनिस्फ्री, जब इस कविता को W.B. ईट्स लिख रहे थे या लिखी थी, तब वो कहाँ पर थे, यही प्रश्न आपसे कह रहा है। तो तब वो कहाँ पर थे भाई, तब वो
पेरिस में थे या लंदन में थे या डबलिन में थे या यॉर्कशायर शायर में थे? बताइए करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। बताइए। बिल्कुल लंदन में थे तब वो। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है द इजलैंड डिस्क्राइब्ड इन द पोएम ऑफ लोकेटेड इन, मतलब जो द्वीप है वो डिस्क्राइब मतलब वर्णन करता है इस पोएम में किस लोकेशन का, मतलब जो द्वीप है स्थित है डायरेक्ट वो कहाँ पर स्थित है। प्रश्न ये कर रहा है आपसे। प्रश्न क्या कह रहा है, जो है प्रश्न ये कर रहा है कि द इजलैंड मतलब कि जो द्वीप है डिस्क्राइब्ड इन द पोएम इज़ लोकेटेड इन, मतलब जिस द्वीप के बारे में कविता में बताया गया है, डिस्क्राइब किया गया जिस द्वीप के बारे में कविता को, वह कविता जो है मतलब वह द्वीप कहाँ पर स्थित है। तो वो जो कविता वो जो स्थित है वो कहाँ पर स्थित है भैया, वो द्वीप कहाँ पर स्थित है, फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। बिल्कुल, तो नियर डोवर बीच, ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आप देखिएगा, द पोएम प्रेजेंट्स द पोएट, द पोएम प्रेजेंट्स द पोएट, मतलब वो एक प्रकार जो कविता है वो प्रेजेंट करती है पोएट को किस रूप में, बताएं। तो वो प्रेजेंट करती है किसके रूप में भैया, वो प्रेजेंट करती है एज अ लवर ऑफ नेचर, प्रकृति प्रेमी के रूप में। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, व्हाट वुड द पोएट ग्रो इन फ्रंट ऑफ हिज कैटेज, मतलब आपसे प्रश्न कर रहा है यहाँ पर। प्रश्न है कि जब ईट्स जो थे, जब ईट्स महोदय की यहाँ पर बात हो रही है, ठीक है, कौन ईट्स, WB ईट्स महोदय की यहाँ पर बात हो रही है। और व्हाट, प्रश्न क्या पूछा रहा है कि कवि जो है, प्रश्न क्या है, व्हाट वुड द पोएट ग्रो इन फ्रंट ऑफ हिज कैटेज, मतलब कि प्रश्न है कि कवि अपनी कुटिया के सामने क्या उगाता है। तो कवि जो है अपनी कुटिया के सामने जो उगाता है वो क्या उगाता है, बताएं। फ्रंट ऑफ हिज कैटेज, तो अपने कुटिया के आगे जो उगाता है वो बीन्स उगाता है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, व्हिच इंसेक्ट इज मेंशनड इन द पोएम, मतलब आपसे कह रहा है प्रश्न कविता में किस कीट का उल्लेख किया गया है। तो कविता में किस कीट का उल्लेख किया गया भाई, कविता में क्रिकेट यानी झींगुर के बारे में बताया गया। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आप देखिएगा, व्हाट विल द पोएट डू इन द इनिस्फ्री इज लैंड टू अर्न हिज, प्रश्न आपसे कर रहा है कि अपनी आय अर्जित करने के लिए कवि जो है द्वीप पर क्या करेगा, मतलब वो अपने आय को या पैसे कमाने के लिए द्वीप पर वो कौन से काम करेगा। तो द्वीप पर कौन सा काम करेगा भैया, वो करेगा, वो कौन सा काम करेगा, फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। बिल्कुल, ऑप्शन नंबर इसका सी, ईयर हॉनी बीज, ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यानी कि जो मधुमक्खियों का जो वो है वही सब करेगा, ठीक है। अगला प्रश्न है, WB ईट्स वाज मेडली इन लव विथ, मतलब वो किससे किसके लब में, मतलब ईट्स जो थे, WB ईट्स जो थे, WB ईट्स के प्यार में पागल थे। तो WB ईट्स के प्यार में कौन पागल थे भैया, तो कौन पागल थे ये प्रश्न आपसे पूछा गया है। तो उनके प्रेम में जो पागल थे वो माउंट जो गोन थे वो पागल थे, मैड गोन। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आप देखिएगा, हु रोट द पोएम चर्च गोइंग, चर्च गोइंग जो पोएम है इसके लेखक कौन है, इसके लेखक है फिलिप लार्किन। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। फिलिप लार्किन इज़, वो कैसे पोएट हैं भैया, तो वो मॉडर्न पोएट है फिलिप लार्किन। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखेंगे, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप देखने का प्रयास करेंगे। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, टी.एस. इलियट वाज बाई बर्थ, प्रश्न इंपॉर्टेंट है आपकी परीक्षा के दृष्टि से। टी.एस. इलियट वाज बाई बर्थ, यानी कि टी.एस. इलियट का जो बर्थ हुआ था वो कहाँ पर हुआ था, तो जन्म से कहाँ के हैं भाई, वो अमेरिका के हैं, बाई बर्थ अमेरिका से हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, टी.एस. इलियट बिलोंग टू, ये किस सेंचुरी से बिलोंग करते हैं, तो ये 20वीं शताब्दी से बिलोंग करते थे। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। द पोएम लव सॉन्ग ऑफ अल्फ्रेड प्रूफ्राक इज़, तो ये रचना जो है मतलब कि लव सॉन्ग ऑफ अल्फ्रेड प्रूफ्राक, इस रचना को लिखा टी.एस. इलियट ने। और पूछा जा रहा है इस पोएम मतलब ये पोएम क्या है,
तो ये एक प्रकार से एन इंटीरियर मोनोलॉग है। ये कैसा है? इंटीरियर जो है मोनोलॉग है। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। हु इज़ द प्रोटेगोनिस्ट इन द पोएम लव सॉन्ग ऑफ जे अल्फ्रेड प्रूफ्राक? ऑप्शन मतलब आपसे कह रहा है, प्रश्न क्या पूछा जा रहा है? प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है भाई, फटाफट से आप देखने का प्रयास करेंगे। प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि हु इज़ द प्रोटेगोनिस्ट, मतलब जो नायक होते हैं खास करके, तो इस रचना के नायक कौन हैं? तो इस रचना के नायक हैं जे अल्फ्रेड प्रूफ्राक। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है जे अल्फ्रेड प्रूफ्राक इज़ डैश मैन, तो वो किस मतलब वो मिडिल एज के मैन हैं। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है इलियट स्टार्टेड राइटिंग दिस पोएम इन, तो इलियट जो है लिखना जो प्रारंभ करते हैं इस पोएम का, वो कब से करते हैं भाई? प्रश्न ये आपसे पूछा जा रहा है। 1909 से करते हैं। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है द मोस्ट रिमार्केबल फीचर ऑफ प्रूफ्राक इज। इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। प्रश्न क्या है? द मोस्ट रिमार्केबल फीचर ऑफ प्रूफ्राक इज, मतलब प्रूफ्राक की सबसे उल्लेखनीय विशेषता कौन सी है? सबसे उल्लेखनीय विशेषता है हिज बोल्डनेस, यानी उसकी बहादुरी। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर आ चुका है। प्रश्न है कि विच इटालियन पेंटर स्कल्पटर एंड पोएट इज रिफर्ड टू इन द पोएम, मतलब आपसे कह रहा है कि जो कविता है उस कविता में जो इटालियन चित्रकार हैं, मूर्तिकार हैं और जो कवि हैं उनका उल्लेख है। तो उनके बारे में अगर बात की जाए तो उनका उल्लेख है। ऑप्शन नंबर लगा दीजिएगा बी ऑप्शन, मिचे लेंगेलो। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन से आप देखिएगा। अगला क्वेश्चन से आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। विच शेक्सपियर्स ट्रेजिक हीरो इज़ रिफर्ड टू इन द पोएम, मतलब कि जो खास करके कविता है उस कविता में शेक्सपियर के किस त्रासद नायक का वर्णन किया गया, किस त्रासदी के नायक का वर्णन कविता में किया गया है? तो वो किसका किया गया है भाई? वो किसका किया गया है? बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए हैमलेट। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है अल्फ्रेड प्रूफ्राक वांट्स टू प्रपोज, मतलब कि ये अल्फ्रेड प्रूफ्राक जो है किसको प्रपोज करना चाहते थे? तो ये एक प्रकार से अ ब्यूटीफुल यंग लेडी को प्रपोज करना चाहते थे, अपना प्रस्ताव रखना चाहते थे। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है द लेक आइल ऑफ इनिसफरी इज़ कंपोज्ड बाई, द लेक आइल ऑफ इनिसफरी जो रचना है इसके लेखक कौन है? तो इसके लेखक हैं W.B. ईट्स। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, देखेंगे सभी लोग। प्रश्न इंपॉर्टेंट है। देखिए प्रश्न आपका आ चुका है हु रोट द पोएम डोबर बीच। डोबर बीच जो रचना है उसके लेखक कौन है? तो डोबर बीच जो रचना है उसके लेखक कौन है भाई? फटाफट से आप बताएंगे। तो हु रोट द पोएम डोबर बीच, तो उसको लिखा है मैथ्यू आर्नाल्ड ने। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आप सभी लोग देखिएगा। अगला प्रश्न मैथ्यू आर्नाल्ड बिलोंग टू द, तो वो जो संबंधित है वो विक्टोरियन एज से रिलेटेड है मैथ्यू आर्नाल्ड। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है व्हेन वाज द पोएम डोबर बीच पब्लिश्ड, इस रचना का प्रकाशन कब हुआ डोबर बीच का? तो इसका प्रकाशन हुआ 1967 में। ऑप्शन नंबर सी में दिया करेक्ट आंसर हो जाएगा 1967। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेयर इज़ डोबर बीच, मतलब डोबर बीच कहाँ पर है? बिटवीन इंग्लैंड एंड फ्रेंच। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, बिटवीन इंग्लैंड एंड फ्रेंच। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है व्हाट इज़ रिमार्केबल फीचर ऑफ द पोएम, मतलब इस पोएम की सबसे ज़बरदस्त विशेषता है, ठीक है, उल्लेखनीय या उत्कृष्ट विशेषता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इट्स पेसिमेटिक नोट। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी निराशावादी नोट। नेक्स्ट क्वेश्चन से आप देखिएगा हु इज़ द सैडेस्ट पोएट इन इंग्लिश लिटरेचर। इंग्लिश लिटरेचर का सबसे जो खास करके सैडेस्ट पोएट है, सबसे ज़्यादा शोकात्मक जो कवि है वो कौन सा है? वो है मैथ्यू आर्नाल्ड। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन से आपके स्क्रीन पर आ चुका है। प्रश्न इंपॉर्टेंट है। प्रश्न क्या है? व्हाट अकॉर्डिंग टू आर्नाल्ड इज़ द मेन केस ऑफ चॉइस इन द वर्ल्ड।
मतलब आर्नल्ड के अनुसार अराजकता का मुख्य कारण क्या है? तो अराजकता का मुख्य कारण क्या है भाई? बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, लेक ऑफ फेथ इन रिलीजन, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन से व्हाट अकॉर्डिंग टू अर्नल्ड इज़ द ओनली बेंडिंग फोर्स इन दिस वर्ल्ड। प्रश्न इंपॉर्टेंट है ये, इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, लव। मतलब कि जो है इसमें से व्हाट अकॉर्डिंग टू अर्नल्ड मतलब अर्नल्ड के अनुसार इनमें से एकमात्र बाध्यकारी बल क्या है? तो इनमें से बाध्यकारी जो बल है वो है लव। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से आप लोगों ने सेकंड पेपर और फर्स्ट पेपर से मिला करके लगभग 100 से अधिक ऑब्जेक्टिव प्रश्नों के बारे में जाना, जो कि आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट थे। एक बार वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर आपको एक प्रकार से लेक्चर अगर आपके डिमांड पर आई है तो आप लोग वीडियो को लाइक करके इसको और बढ़ाएं, लोगों के पास शेयर करें, ताकि और भी लोगों का भला हो सके। बहुत सारे बच्चे परेशान रहते हैं अंग्रेजी को लेकर के। हालांकि अंग्रेजी से मैं खुद भी परेशान होता हूं, लेकिन फिर भी आप लोगों की प्रेम के कारण से मैं आपके समक्ष आता हूं। हालांकि आप लोगों के लिए मैं व्यवस्था करूंगा, कुछ ना कुछ ज़रूर करता रहूँगा इसी प्रकार से। ठीक है, खाली हाथ तो नहीं जाने देंगे, ऐसी बात नहीं। और यहाँ से बहुत सारे प्रश्न आपकी परीक्षा में आने वाले, ये बात भी आप लोग जानते हैं बिल्कुल। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड नाइट, ऑल ऑफ यू, बहुत बहुत धन्यवाद।